आपके पत्र में जो विस्तृत विरोध दर्शाया गया है उसमें पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं, 1000 करोड़ खर्च करने के पीछे नीति निर्माताओं का क्या उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इस सड़क जो बनाया गया, मैंने जैसे कहा कि कुछ अधिकारियों की या 6 बार या 8 बार जमीन खरीदी और UWS में रहने वाले लोगों ने कई हेक्टेयर्स में जमीन खरीद डाली, इसका क्या अर्थ निकला। नमस्कार, समय जगत में आपका स्वागत है और विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो अक्सर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पुरातत्व सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता भोपाल एवं प्रदेश की जिसकी हम बात करेंगे उनसे, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी कई बार अपनी बात बेबाकी से रखी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी का। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हम आपसे आज चर्चा शुरू करेंगे जोशी जी, कारिंदों की कारगुजारियों के बारे में। इसमें कई तरह की चीजें और हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानेंगे। जोशी जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शिवराज सरकार के समय मंडीदीप के पास ग्राम इटाया कला से सरवर एवं झागरिया खुर्द होकर फंदा जाने वाला 40.90 किलोमीटर लंबाई में बनने वाला पश्चिमी बाईपास, जिसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए बताई गई है, आपने अत्यंत खर्चीला, अनुपयोगी, पर्यावरण के विरुद्ध, भोपाल की नर्सरी संपदा, झील, अभ्यारण्य, पशु पक्षी, हरियाली तथा प्रकृति के विरुद्ध दर्शाते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ा पत्र लिखा है। इसको संज्ञान में लेकर भोपाल में हलचल बहुत तेज हो गई है। आपके पत्र में जो विस्तृत विरोध दर्शाया गया है उसमें सबसे मुख्य मुद्दा क्या है। देखिए, आपने मकर संक्रांति की और विवेकानंद जी की बात की। विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र जी। और लोगों को कहा भी जाता था कि एक नरेंद्र 100 साल बाद आएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इतना संजीदा और अपनी जनता के लिए जागरूक रहने वाला सचिवालय प्रधानमंत्री जी का है कि मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लेटर, जिसमें हमने कहा था कि भोपाल की अस्मिता है, भोपाल की पहचान ही बड़ा तालाब है। बिल्कुल। और ये बड़ा तालाब ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एक रोड के कारण, और रोड भी कैसा, जो ज़बरदस्ती का रोड। वेस्टर्न बाईपास प्रस्तावित किया है इन्होंने लगभग 41 किलोमीटर का, मंडीदीप से फंदा कला। पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा ईस्टर्न बाईपास अभी इतना ज़्यादा ओवरक्राउडेड नहीं हुआ। बिल्कुल। आराम से उससे वाहन आ रहे। थोड़ा सा समय और पैसा अनुपयोगी है, आपने ये बताया, लेकिन ये लगना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें रातापानी अभ्यारण्य, जिसको अभी टाइगर सेंचुरी घोषित कर दिया सरकार ने, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात। भोपाल को बारे में कहा था, भारत का नहीं दुनिया का पहला शहर है जहाँ शहर के दर्शन करने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। शहर यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही, शहर के यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल वातावरण भोपाल है कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। बड़ा जंगल 9 किलोमीटर का रातापानी का इस चीज़ से गुजरेगा, शेरवाली गुजरेगी, ये तो खैर विलुप्त तो हो ही होगी। लेकिन इसके साथ अगर इसको झागरिया खुर्द से फंदा कला बढ़ाया जाता है, जो हमारा मुख्य विरोध था कि झागरिया खुर्द से ऑलरेडी सीवर का एक एग्जिस्टिंग सड़क है जो 7 किलोमीटर पे उसी रोड पे मिल जाएगा जहाँ ये फंदा कला वाला रोड मिलाना चाहते हैं, और ये 12 किलोमीटर अन्य से घुमा के फंदा कला ले जा रहे हैं। तो 7 किलोमीटर रोड एक तो घुमा रहे हैं आप, जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा अधिक हो रहा। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा विरोध है कि झागरिया कला से फंदा कला के बीच में जो स्पेस है, जिससे कि उल्झावन और कोलान जैसी नदी जो बड़े तालाब को भरती है, और बड़ा तालाब नीचाई पे और ये गांव सब ऊंचाई पे, इसका सीपेज जाके बड़े तालाब में मिलता है। तालाब कोई ग्लेशियर से या नदियों से उससे तो होता नहीं, तालाब तो अपने आप बरसाती पानी से भरता है। जब सीपेज बंद हो जाएगा, नदी का पानी जाना बंद हो जाएगा, कोलान और गुलजावन जैसी नदियाँ खत्म हो जाएगी, तो बड़ा तालाब भरेगा कैसे। तो हमें लगता है कि 1100 साल पुरानी इस विरासत को, जिसको कि कहा जाता है कि भोपाल से मंडीदीप तक अपने भोजपुर तक ये तालाब था, आज वो तालाब कहीं ना कहीं ख़त्म करने की स्थिति इस सड़क के कारण आई। इस नाते से हमने प्रधानमंत्री जी को एक रोड लेटर लिखा था और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई संपन्न। इतने लंबे बाईपास बनाने के लिए 3000 करोड़ खर्च करने के पीछे नीति निर्माताओं का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये थोड़ा समझना चाहूँगा। देखिए, नीति निर्माता का उद्देश्य, अब कहा जाता है कि राजनीति में लोग कहते हैं कि सेवा के लिए आए। बिल्कुल। अब मुझे तो नहीं पता कि लोग सेवा के लिए आते कि नहीं आते, क्योंकि मैं तो राजनीतिक परिवार से रहा हूँ। मेरे पिताजी जैसे असंख्य लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है।
तो वो चीज़ तो कहना आज की तारीख में बिल्कुल गलत होगा कि हम राजनीति में सेवा के लिए आए। दूसरा कहा जाता है कि राजनीति में विचारधारा के लिए आए, तो विचारधारा भी विलुप्त हो गई। लेकिन इस सड़क जो बनाया गया, मैंने जैसे कहा कि कुछ अधिकारियों की या उसमें कोई राजनेता भी हो सकते हैं, कुछ बड़े घराने भी हो सकते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी संपत्ति को 4 गुना से 10 गुना 20 गुना बढ़ाने के लिए ये बेनामी संपत्ति जिसे कहा जाता है वो खरीदी और पूरी ज़मीन आज की तारीख में खरीद ली गई है। आप अगर रजिस्ट्री निकालना चाहेंगे 10 पिछले 4-5 साल के अंदर व्यापक पैमाने पे इस क्षेत्र में ज़मीनों की हेरफेर हुई है। इसी से जुड़ी हुई बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो ज़मीन खरीदी गई है उसकी लिस्ट जब हम देखते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक ही खरीदार ने 6 बार या 8 बार ज़मीन खरीदी और EWS में रहने वाले लोगों ने कई हेक्टेयर्स में ज़मीन खरीद डाली। इसका क्या अर्थ निकलता है? नहीं भाई, हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था। प्रधानमंत्री के लेटर में स्पष्ट आया था, जिसमें मेरा नाम का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी शिकायत आई है और व्यापक पैमाने पे ज़मीनों की खरीदारी हुई है। ये स्पेसिफिक पॉइंट प्रधानमंत्री कार्यालय से PWD को जांच के लिए आया, बाकायदा जांच के लिए। बिल्कुल। अब आप खुद बताइए कि एक तरफ तो सबसे कम गाइडलाइन इस क्षेत्र की है, इसलिए कि किसानों को डराया जा रहा है कि आपकी गाइडलाइन में पैसा बढ़ जाएगा तो आपकी ज़मीन महंगी हो जाएगी और कोई आपको खरीदार नहीं मिलेगा। बेचना तो आज बेच दो, आज बेच दोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। किसान तो आप जानते किस प्रकार के होते हैं, जरूरत के लिए ज़मीन बेचते बेचारे, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, शादी ब्याह के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचना शुरू करी। अब ज़मीन जब बेचना शुरू करते तो पैसा तो कहीं ना कहीं दिखता है ना ट्रांजेक्शन में। बिल्कुल। तो ट्रांजेक्शन के पैसे छिपाने के लिए आप बताइए कि EWS में रहने वाला और मध्य प्रदेश में मल्लभन में काम करने वाला IAS एक ही इलाके में ज़मीन खरीद रहा, एक ही भाव ज़मीन खरीद। बहुत हास्यास्पद है ये, बहुत ही मतलब हास्यास्पद में बहुत सोचने का विषय है। हाँ, सही बात कि भारत में वाकई में समाजवाद लागू हो गया क्या, ये देखने का हो जाएगा। यदि ये बाईपास बन गया तो इसकी सफलता के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सफलता असफलता नहीं होती जी। कोई भी चीज़ बनाई जाती, प्रधानमंत्री जी का कहना विकास और संतुलित विकास, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। संतुलित विकास नहीं होगा, देखिए बड़ा तालाब अगर खत्म होता है तो 900 प्रकार के प्राणी गायब हो जाएंगे। इस जो दुनिया में कहीं दिखते वो हमारे बड़े तालाब में दिखते हैं, वो 900 प्रकार के प्राणी गायब हो जाएंगे। भोपाल का गौरव, भोपाल का गर्व, आज भी भोपाल में कोई आता है, चाहे मोटरसाइकिल पे आए, चाहे पैदल आए, चाहे टेम्पो से आए, अपने रिश्तेदारों को बड़े तालाब जरूर दिखाने ले आता है। तो ये देखने की चीज विलुप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिखता तो है ना कहीं। इस प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास के निर्माण में आपको और क्या गलत प्लानिंग, ये जो अभी आप बात करी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, इसमें क्या गलत प्लानिंग है, क्या आपको खामियां दिखती हैं इसमें जिनका दुरुस्त होना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो मैंने ये कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। चुनाव के पहले बनाया गया 3-4 महीने पहले आनंद फन, नहीं बाई चांस मान लीजिए बनता ही है, अगर ये नहीं बनना ही नहीं चाहिए पहली बात, और बनने तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बड़े तालाब की कैचमेंट एरिया को तो हम नहीं बनने देंगे। हाँ। ये तो हमने तय किया। लेकिन अब रातापानी अभयारण्य का भी बड़ा इलाका आ गया और अभी हमको सुनने में आया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस पर संज्ञान लिया है और अभी इस फाइल को रोका है। रोकने के कारण हमें लगता है कि नई चीज़ कोई ना कोई आएगी और जब नई चीज़ आएगी तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा बड़ा तालाब बचे, कैचमेंट एरिया बचे, पशु पक्षियों की व्यवस्था बचे और बाद में शहर का जो इलाका हमारा है रातापानी अभयारण्य के 9 किलोमीटर इलाका वो भी बचे, दूसरे हिस्से से रोड निकले, उससे किसी को पर्यावरणीय। और ये अभयारण्य की जो आपने बात की इससे मैं जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एक बहुत बड़ा उपक्रम है जहाँ पर तकनीकी सलाहकार, प्रमुख अभियंता एवं बहुत बड़े बड़े तकनीकी अधिकारी करोड़ों रुपए का वेतन ले रहे हैं। उनके ध्यान में पर्यावरणीय संतुलन, राहत पानी अभयारण्य, ऊपरी झील परिस्थिति की संतुलन इत्यादि महत्वपूर्ण कारक ध्यान में नहीं आए। उन्होंने रातों रात इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने में इतने महत्वपूर्ण कर्म को क्यों नज़रअंदाज किया? मैंने नेवा जी आपको पहले ही बताया कि चुनाव के महज 3-4 महीने पहले ही योजना बनी जी। बहुत जल्दी करके अब या तो ये कहा गया होगा कि भैया आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, आपका पैसा हो जाएगा। लेकिन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जैसे आज दुनिया जिस चीज़ को लेकर चिंतित हो रही है वो जल है। अगला विश्व युद्ध लड़ा जाएगा जल पे। हमारे पास इतना संरक्षित जल का क्षेत्र, हम क्या उसको बहुत आसानी से सिर्फ कुछ लोगों की कारगुजारी जिसके तहत वो अपने और अपने संतानों का 7 जन्म का 8 जन्म, पहले पुराने जमाने में कहते थे कि इतना बड़ा आप बना दो, वो करने की व्यवस्था करने के कारण ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त कहीं ना कहीं अपनी प्रोजेक्ट लाना, ये सब काम करने के लिए उन्होंने ये योजना प्रस्तावित की है। और ये योजना कहीं से कहीं तक तीनों दृष्टि से
ना हमारी भोपाल की जनता की दृष्टि से, ना पशु पक्षियों की दृष्टि से, ना पर्यावरण की दृष्टि, कहीं भी ये उचित नहीं है। इस चीज़ को रुकना चाहिए। भोपाल से में राजधानी में आपको लोगों ने छात्र राजनीति से देखा है, जो आज आप हमसे बात कर रहे हैं इतनी पुरानी से जुड़ी हुई बातों से लेके, ऐसा लगता है जैसे आप भोपाल की मिट्टी से ही मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं, जो इसकी यहाँ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और नैसर्गिक सौंदर्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी से लग रहा है कि इस पूरे वेस्टर्न बाईपास जो कि 40.990 किलोमीटर की कमियों के बारे में यदि एक अधिकारी पर जिम्मेदारी डाली जाए तो सबसे अधिक जिम्मेदार तो तकनीकी सलाहकार एवं प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल। अखिलेश अग्रवाल के बारे में यदि आपको और कोई जानकारी हो तो कृपया बताइए। अखिलेश अग्रवाल जी से मेरा संपर्क पहली चुनाव में ही हो गया था जी, क्योंकि मैं बागली का विधायक था। बिल्कुल, आपका जो सबसे पहला चुनाव और रहा। बागली जो था 2003 से 2008 का, बागली 2 ब्लॉकों में बटा, एक काटापुर कन्नौज ब्लॉक और एक बागली ब्लॉक जी। तो ये कन्नौज सब डिवीजन के उस वक्त एसडीओ होते थे, पीडब्ल्यूडी के। ओके। उस समय एक रोड बनी थी काटापुर से पुंजापुरा, 21 किलोमीटर की ये सड़क थी। इसकी शिकायत मैंने तत्काल उसी वक्त की थी और कहा था कि ये रोड गलत बन रही है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो आ रही है। क्योंकि रोड का ठेकेदार देवास का था, उसने मेरे पास बहुत बार आके कोशिश करी कि मैं इस चीज को रोकूं। अपनी शिकायत वापस लेने के लिए आप बहुत बोला, लेकिन मैंने उस वक्त रोका नहीं। बाद में पता लगा कि अखिलेश अग्रवाल जी के नीचे के माथा 2-3 लोगों पे कार्रवाई हुई और अखिलेश अग्रवाल जी चूंकि उस वक्त ई हो गए थे, लेकिन एसडीओ वो उस वक्त वहाँ के थे, जवाबदारी उनकी भी थी, लेकिन उनको बचा लिया था। और मेरे ख्याल से शासन में 2 प्रकार के लोग काम करते हैं। जो संरक्षण करने वाले भ्रष्टाचारियों को, उनकी पहुंच शायद मुझसे बड़ी लंबी थी, तो मैं वहाँ तो कहीं ना कहीं पिछड़ गया उनसे, और अखिलेश जी आगे निकलते गए। फिर वो मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, पता नहीं कौन कौन सा अभियंता बने, और मेरे ख्याल से अब तो वो रिकॉर्ड बनाने वाले संविदा नियुक्ति का। आज अखिलेश अग्रवाल सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब आर्थिक अपराध संगठन को चालान प्रस्तुत करने के लिए विधि विभाग तथा लोक निर्माण विभाग कैसे भेजने की जरूरत नहीं है? क्या आर्थिक अपराध संगठन पुराने प्रकरण के आधार पर अखिलेश अग्रवाल के विरुद्ध कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर सकता है? देखिए, अपराध तो अपराध होता है जी। मैं ये कह सकता हूँ कि शासन ने अब 2000 के बाद की जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, मैं अपने लोगों को, मैं राजनीति में काम करता हूँ, बिल्कुल राजनीति सहित तमाम चीज़ों में कहीं भी हम ले लें, इतना स्तर नीचे गिर गया है जिसमें अखिलेश अग्रवाल जैसे लोग बड़े अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि बांटना और सबको बांटना, ये काम अखिलेश जी ने बखूबी किया है। बिल्कुल सही बात है। ना जाने कितने भवनों का उन्होंने नुकसान कर दिया, कुछ तो उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, नुकसान कर दिया, ना जाने कितने स्कूल कॉलेज की बिल्डिंगें बिगाड़ दी। लेकिन आज वो मुख्य अभियंता जैसे किरदार पे बखूबी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार, ये भारत जो विश्व का सबसे बड़ा कहा जाता है कि युवा देश है, यहाँ युवा काम करते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, और भारतीयों की पहुंच तो ये है कि भारतीय अच्छा होता है उसको अमेरिका इंग्लैंड वाले खातों हाथ ले लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ के इतने अच्छे लोग नहीं मिले कि हम अखिलेश अग्रवाल को ढोते रहें। उनके बारे में आपको और क्या जानकारी है? उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके कामों के बाद, वो जहाँ जहाँ भी जिन जिन विभागों में भी रहे, तो आपका तो कई बार उनसे रहा होगा वास्ता। देखिए, मैंने कहा था मेरी पहली मुलाकात अखिलेश अग्रवाल से बागली के टाइम हो गई थी। मैं जानता हूँ कि वो आदमी से मैं उस लड़ाई को हारा था जी, क्योंकि उसका तंत्र मजबूत था, मेरा तंत्र कमजोर था। बिल्कुल। और मैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक पारिवारिक कारण भी कहा जाता है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत रसूखदार है। तो इस रसूखदारी के कारण वो शुरू से ही कहीं ना कहीं ऐसी कोई गठजोड़ करते हैं जिसमें शासन का पक्ष भी सम्मिलित हो जाता है, कुछ रसूखदार लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, और तीनों का कागज मिलकर ही काम करता है। जैसा हमने वेस्टर्न बाईपास पे आरोप लगाया कि राजनेताओं का, अधिकारियों का और दबंग लोगों का एक गठजोड़ हुआ है, और एक गठजोड़ अग्रवाल जी तो शुरू से ही करते आए हैं। आज से ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। और चूंकि अब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय के इनिशिएटिव के बाद हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी जब एक छोटी सी चिट्ठी को इतनी गंभीरता से उनका सचिवालय लेता है, तो अगर हम ये सारी चीजें ले जाके उन तक पहुंचाए तो इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई उनके त्याग पत्र जी, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। तो कार्रवाई संपादित होगी, और उस कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में हम अपने जो, चूंकि आज की तारीख में
कहा जाता है कि आपको एविडेंस जरूर प्रस्तुत करना, कह देने से काम नहीं होता। तो एविडेंस हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। हम जिस जगह पे बैठे हैं, इसी के प्रेस के माध्यम से समय समय पे आवाज़ उठाई थी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो आवाज़ अकेली थी, आज कुछ आवाज़ मजबूत हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस चीज़ का कुछ ना कोई रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल। उनके त्यागपत्र के बारे में सुना का क्या हुआ होगा? उसका सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई त्यागपत्र के बारे में कोई समाचार पत्रों में या किसी न्यूज़ चैनल में कुछ देखने सुनने को पढ़ने को मिला नहीं है। अब वो भी बड़ी बड़ी कलाकारी है। विज्ञापन निकला, विज्ञापन में ये कहा गया कि इतनी तारीख को आपको आवेदन करना है, आवेदन करो। वो आवेदन की तारीख की 1 महीने खसका दी। अभी तक सुनने में आया कि आवेदन की तारीख बढ़ती है, कि आपको 10-11 तक आवेदन करना है। पता लगा आपको 10-10 तक आवेदन करना, ये पहली बार सुनने में आया कि आवेदन की तारीख घटा दी, सिर्फ अग्रवाल जी जैसे आदमी को लाने के लिए। पूरे सिस्टम की मतलब स्थिति यही ये है। जोशी जी, मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा कि ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण यदि ये प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास खारिज हो जाता है तो मिट्टी से सोना बनाने वाले महत्वाकांक्षी लोगों का क्या होगा? देखिए, कहा जाता है ना, हमारे तो लालच बुरी बलाए। तो कबीरदास जी बहुत पहले कह के गए, तो लालच क्यों करते भाई? आप कितने बड़े बड़े पदों पे हो, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे हो, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? क्या आप राजमहल और अट्टालिका बना के अपने आप को स्थापित करना चाहते हो नए राजाओं के रूप में? जैसे कि हम अभी वेस्टर्न बाईपास के प्रस्तावित जगह पे जाने के साथ साथ एक हमारे मुख्य IAS अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी रैंक कर रहे हैं, उनका मकान देख के आए, उस मकान पे जाने का रोड देख के आए। 2 लेन रोड कंक्रीट का मजबूती से बना हुआ। तो मैंने तो लोग बागों से कहा कि आने वाली पीढ़ी को, जैसे हम भोपाल आते थे ना, तो बताते थे विधानसभा भवन है, ये राजभवन है। आने वाले समय में कहेंगे ये फलाने चीफ सेक्रेटरी जी का भवन है, ये फलाने का भवन है। क्या भोपाल में ये दर्शनीय स्थल बनाना चाहते हैं हम इस प्रकार के? बहुत बढ़िया। तो क्या महज कुछ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाज को दशा दिशा देने के बजाय आप उसका दुरुपयोग करते हुए उस चीज संसाधनों को खत्म करना चाहते जो समाज के हित में है? तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ने का प्रयास हमारे द्वारा होगा। मैं राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन राजनीति में रहने से साथ महत्वाकांक्षी होना अलग बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा का पालन करना जिस प्रकार से करते वो ठीक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, इसलिए हम इस चीज़ के लिए कहने के मैदान में आए थे। बहुत धन्यवाद दीपक जी, हमारे साथ आपने चर्चा की और आपने सभी सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। तो ये आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी, जिन्होंने हमसे इस वेस्टर्न बाईपास जो प्रस्तावित है उसके बारे में तो बात की ही, साथ ही उन्होंने कारिंदों की जो सिस्टम में जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर अपनी कारगुजारियां पेश की जाती हैं उसके बारे में भी प्रकाश डाला। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए समय जगत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।